प्यारे बच्चों नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए 50 जी हाँ 50 एमबीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बार बार पूछे गए सवाल है। निश्चित रूप से ये भी सवाल आपके 2024 के एग्जाम में सेम टू सेम यही सवाल पूछा जाएगा। तो चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब फटाफट से शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन दोस्त जितने हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि लास्ट समय है और लास्ट समय में सभी का यहाँ पे भला हो जाना चाहिए और आज की क्लास से सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो फटाफट से हम लोग करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिना समय को व्यतीत किए हुए, क्योंकि अब आपके पास मात्र 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है और इसमें आपको पूरी तरह से तैयारी अच्छी तरीके से कर लेनी है। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यहाँ पे कहता है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है सिपाही की माँ यहाँ पे किस विधा की रचना है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। एकांकी है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है? सभी का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। तो सिपाही की माँ यहाँ पे क्या है, किस विधा की रचना है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। काफी एमबीबीआई सवाल है एंड आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो सिपाही की माँ यहाँ पे जो है किस विधा की रचना है, आपको पता है एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये जो है एक प्रकार का एकांकी है और ये काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, यानी हम इसे एमबीबीआई कह सकते हैं। कब के लिए? 2024, मात्र कुछ दिन और बचे हैं आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ जो एक प्रकार का क्या है, तो एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर में हुआ था, जबलपुर में हुआ था, वाराणसी या सीतापुर? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जो जन्म यहाँ पे हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पड़ता है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल है और निश्चित रूप से 2024 के लिए भी ये सवाल लाभदायक साबित हो सकता है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा और काफी एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में पूछे जाएगा। तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम जरा फोकस करते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है। विशेषकर 2024 के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी है जुड़े हुए सभी को यहाँ पे वेलकम है और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सभी प्रकार के वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है जो जूठन शीर्षक है आत्मकथा है एक प्रकार का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जूठन एक प्रकार का क्या है, तो आत्मकथा है। ये भी एमबीबीआई सवाल आपके एग्जाम में बनता है। एमबीबीआई सवाल बनता है कि जूठन क्या है, तो एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए जूठन के लेखक कौन है, यानी जूठन का एक प्रकार का आत्मकथा तो है ही, लेकिन इसका लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, मलयज है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है या उदय प्रकाश है? तो उदय प्रकाश जो है ये तिरिच के लेखक है। कौन है? तिरिच के यहाँ पे क्या है? तिरिच। जी हाँ, तिरिच के लेखक कौन है? यहाँ पे उदय प्रकाश जी है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया। बट यहाँ पे आपसे जूठन का पूछा गया, तो जूठन का कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है यहाँ पे कौन है? जूठन के क्या है? आत्मकथा लिखे हुए हैं और एक प्रकार का लेखक है जूठन के, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। काफी एमबीबीआई सवाल है और इस चैप्टर से निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे सवाल काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में। चलिए अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। 4 नंबर सवाल है, कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का यहाँ पे लेखन कौन है? मोहन राकेश है या मलियाज है या भगत सिंह है या प्रेमचंद्र है? तो बात करें हंसते हुए मेरा अकेलापन की प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, काफी ये जो सवाल जो है काफी एमबीबीआई माने जाते हैं। क्वेश्चंस बैंक जब आप उठा के देखिएगा तो उसमें ऐसे सवाल मिल जाएगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है इसका लेखक कौन है? बिल्कुल मलियज है। कौन है? मलियज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? मलियज। काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं और ये सुपर फास्ट क्लास है। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बने रहिए सभी स्टूडेंट। और उम्मीद है कि आप लोगों को 90% पार जाएगा, क्योंकि जितने भी क्लास आ रही है स्टडी विद रवि चैनल पर काफी इंपॉर्टेंट आ रही है और सभी क्लास में लगभग 200 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जा रहा है। यही वो क्लास है जो 50 क्वेश्चंस देने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्लास से अच्छे क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे पता है, मलियज जी है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल साबित हो सकता है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। क्लियर है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन आ रहा है सभी का। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है जूठन किस विधा की रचना है, जरा बताने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा आप लोग कि जूठन जो है यहाँ पे कौन सी विधा की रचना है। एक प्रकार का आत्मकथा है, नाटक है, एकांकी है या निबंध है?
तो जूठन किस प्रकार यानी किस विधा की रचना है ये बताइएगा। जूठन जो है यहाँ पे किस विधा की रचना है, जरा बताने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। सभी का जवाब आना चाहिए, सभी के यहाँ पे जवाब आना चाहिए कि जूठन जो है यहाँ पे किस विधा की रचना है। एक प्रकार का आत्मकथा है, नाटक है, एकांकी है या निबंध है। तो बात करें यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी जूठन की, जूठन जो एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है? एक प्रकार का आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। काफी एमबीबीआई सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जूठन जो है एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा है। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी एमबीबीआई सवाल है, इसलिए ये सवाल लास्ट समय में लाया जाता है ताकि आपके एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना छूटे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर सवाल है, कहता है कि संगीत और समाज, क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कि पूछा गया है कि परगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना है। परगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना है? एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है या ललित निबंध है, आत्मकथा या नाटक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ पे जो परगीत और समाज है एक प्रकार का ये साहित्य की किस विधा की रचना है? तो एक आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध है। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, काफी ये क्वेश्चंस जो है हाईलाइट क्वेश्चंस माना जाता है। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए कि परगीत और समाज साहित्य के लेखक की विधा कैसी रचना है? एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है, याद रखिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। काफी अच्छा आंसर आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है अगला सवाल आपसे कि उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है। उसने कहा था यहाँ पे रचना वर्ष क्या पूछा गया, यानी उसने कहा था का रचना कब किया गया? 1945 में, 1951 में, 1915 में या 1961 में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है उसने कहा था, इसका मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह जो है इसका मुख्य पात्र है। और लहना सिंह कहाँ रहता था? तो याद रखिएगा ये भी अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा कहाँ रहता था उसका? तो अमृतसर में रहता था, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? अमृतसर में। काफी क्वेश्चन जो है हाईलाइट बनते हैं। तो और उनकी प्रेमिका भी कहाँ रहती थी? वो अमृतसर में ही रहती थी। सॉरी दोस्तों, तो बताइएगा। तो उसने कहा था जो रचना है किस वर्ष की यहाँ पे रचना है बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 1915 का। कब का है? 1915 का। क्या है यहाँ पे? उसने कहा था रचना किया गया है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन साबित होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा, अपने जहनों में डाल लीजिए। उसने कहा था जो है 1915 की रचना है, याद रखिएगा। और लहना सिंह जो है इसका मुख्य पात्र है, बिल्कुल। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो माझे है। और उनकी प्रेमिका के गांव का नाम पूछा जाता है, तो क्या था? मगरे है। क्या है? मगरे। काफी बार सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे दोनों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। पूछा गया है कि जायसी का जन्म स्थान जरा बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान आपसे पूछा गया, क्या वो दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, जायस नगर में है या कानपुर में? तो जायसी का जो जन्म स्थान है, ज्यादा बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि जायसी का जन्म स्थान यहाँ पे कहाँ पे है। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनका जन्म स्थान कहाँ पड़ता है? जायस नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जायस नगर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। एमबीबीआई सवाल है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो याद रखिएगा जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस नगर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा? राइट होगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अगर पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो वो गुलेर गांव के है। कहाँ के है? गुलेर के। सॉरी, कहाँ के है? गुलेर के। और उन्हीं के नाम से आया है गुलेरी जी। तो गुलेर याद रखिएगा, चंद्र शर्मा के गांव का नाम है। तो जायस नगर जो है यहाँ पे जायसी जी का जन्म स्थान होगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे जरा फोकस करते हैं। पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों की यहाँ पे कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? जायसी जी है, सूरदास है, अग्रदास है या कबीर है? तो आपको अगर बता दे साहित्य लहरी के रचनाकार जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे साहित्य लहरी के, ये कौन है जरा बताइएगा। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार है, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आना चाहिए। क्या आ रहा है? सभी का कमेंट जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और आज की क्लास में आनंद उठा सके। काफी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है और काफी बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए फाइनल क्लास में लाया गया आपके लिए। तो साहित्य लहरी जो है एक प्रकार का सूरदास की क्या है यहाँ पे रचना है? सूरदास की क्या है? रचना है क्या? साहित्य लहरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस होता है, काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, 2024 के लिए भी निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
10 नंबर सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन से पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों की नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जो है यहाँ पे किसके शिष्य थे, ये आपसे पूछा गया। बल्लावाचार्य के, रामानंद के, तुलसीदास के या अग्रदास के। तो बताइएगा फटाफट से, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है, फटाफट से आप लोग करते रहिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास। तो नाभादास किसके शिष्य थे, आपको यहाँ पे पता है। नाभादास जो है अग्रदास के शिष्य थे। किसके? अग्रदास के क्या थे? नाभादास शिष्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसके शिष्य थे? अग्रदास। याद रखिएगा, काफी बार सवाल जो है पूछे गए हैं। चलिए 11 नंबर सवाल है, कहता है कि सरयामन ताल का जल कैसा है। सरयामन ताल का, जो ताल मतलब झील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। तो झील का जो जल है वो कैसा होता है? तो वो जो होता है स्थिर जल होता है, धार वहां पे नहीं होता है। क्या होता है? स्थिर जल होता है। याद रखिएगा, कैसा जल होता है? स्थिर जल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी बार जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे सवालों को यहाँ पे लाया गया, जो कि एमबीबीआई क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। सरयामन ताल का यहाँ पे जल पूछा जाता है, जो कि स्थिर होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चित्ररेखा किसकी कृति है। यह जो सवाल है काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि चित्ररेखा जो है किसकी कृति है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। चित्ररेखा किसकी कृति है? सूरदास की, तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, कबीर की। तो चित्ररेखा किसकी कृति है, जरा बताइएगा। चित्ररेखा जो है किसकी कृति है? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी या कबीर की है? सभी स्टूडेंट जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी बार सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चित्ररेखा जो है किसकी कृति है? बिल्कुल मलिक मोहम्मद जैसी। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की यहाँ पे क्या है? चित्ररेखा कृति है। और काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। क्या कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है, नाभादास है, अग्रदास है या कबीर है? तो बताइएगा फटाफट से। इसका आंसर जो है काफी उम्मीद से आना चाहिए और काफी आप लोग उम्मीद के साथ जुटे हुए हैं और 90% की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। जब आपका मात्र लगभग 2 से 3 दिन और ज्यादा मेहनत कीजिए, इसके बाद तो आपका एग्जाम आ जाएगा। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो तुलसीदास जो है ये क्या है? कवितावली के रचनाकार है। कौन है? तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तुलसीदास कौन है? याद रखिएगा, कवितावली के रचनाकार है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। पूछा गया है कि कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। कंकाल जो है यहाँ पे उपन्यास दिया गया है एक प्रकार का, क्या है? कंकाल उपन्यास है। इसका उपन्यासकार कौन है? मलयज है, पंत है, जयशंकर प्रसाद है या निराला है? बात करें यहाँ पे कंकाल उपन्यास की। कंकाल उपन्यास जो है प्यारे विद्यार्थी, इसका उपन्यासकार आपसे पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर के उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा। तो बताइएगा कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। जरा बताइएगा बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के, भारतेंदु युग के या प्रयोगवादी युग के? बता दें आपको बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस युग के रचनाकार है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर भारतेंदु युग के है। किस युग के है? भारतेंदु युग, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है भारतेंदु युग, इसी युग के है बालकृष्ण भट्ट जी। प्यारे साथियों, ये जो सवाल है काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एमबीबीआई क्वेश्चन साबित होता है। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बालकृष्ण भट्ट याद रखिएगा, भारतेंदु युग के यहाँ पे क्या है? रचनाकार है। कैसे याद रखिएगा? इसमें भट्ट आ रहा है, भ से भट्ट और भ से यहाँ पे भारतेंदु युग, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी तरह और 2 से 3 दिन आप इसे याद रखिए। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो बिल्कुल भूल जाइएगा। काफी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चंस आपके सामने लाया गया है कि 90% उम्मीद है सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में टकराएगा। चलिए शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यहाँ पर जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बात करें शिक्षा की। शिक्षा शीर्षक एक प्रकार का निबंध है, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा शीर्षक एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और इसके अगर रचनाकार आपसे पूछा जाएगा तो जे कृष्णमूर्ति। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? जे कृष्णमूर्ति जो है, शॉर्टकट में से जे के बोलते हैं, जे के यानी जे कृष्णमूर्ति, जे के एम यानी जे कृष्णमूर्ति जो है प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा शीर्षक निबंध के क्या है? निबंधकार है यानी रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल को, वहां जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो जे कृष्णमूर्ति यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पुराण शब्द का विशेषण कौन है?
तो पुराण शब्द का विशेषण कौन है जरा बताइएगा। काफी एमबीबीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पुरातन होगा, सनातन होगा, पौराणिक होगा या पुराण होगा। बात करें पुराण शब्द का विशेषण, विशेषण क्या होगा, पौराणिक हो जाएगा। क्या होगा, पौराणिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए काफी लाभदायक क्वेश्चन साबित आपके लिए हो सकता है। चाहिए कारक के कितने भेद है जरा बताइएगा। कारक के यहाँ पे कितने भेद है, कारक के कितने भेद है, 3 भेद है, 2 भेद है, 6 भेद है, 8 भेद है। बात करें कारक की, कारक प्यारे विद्यार्थी ये जो है सवाल तो हल्का लगता है, सवाल कैसा लगता है, हल्का लगता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो है काफी कठिन साबित हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और एक नंबर को वहां गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने होते हैं, 8 होते हैं। एंड एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कराए गए हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल के टोटल 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है कि किसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने अगर गुरु से दीक्षा ली हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। अगर मान लीजिए हम किसी से दीक्षा लेते हैं तो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, पांडित्य बोलते हैं, लालित्य बोलते हैं, दीक्षित बोलते हैं या शिक्षित बोलते हैं। अगर हम किसी से दीक्षा ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो दीक्षा लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग दीक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीक्षित, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात करें सवाल की, काफी एमबीबीआई सवाल है फाइनल एग्जाम के लिए आपके। अगला सवाल है कि चमक शब्द कौन सा लिंग है। चमक शब्द की यहाँ पे बात की है, कौन सा लिंग है। काफी एमबीबीआई एंड गेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे जो है चमक शब्द जो है, इसमें आपसे लिंग पूछा जाएगा, एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है यहाँ पे, चमक शब्द जो है एक प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी में दिया गया है। बी में जो दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, काफी राइट ऑप्शन होगा इसके लिए, स्त्रीलिंग होगा। एंड काफी एमबीबीआई सवाल भी है, तो चमक शब्द याद रखिएगा, गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये साबित हो सकता है। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा, जरा बताइएगा दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। डबल दिवाली हमारे यहाँ भारत में बन रही है, आपको पता है, डबल दिवाली। तो दिवाली शब्द जो होगा आपके लिए काफी एमबीबीआई सवाल भी साबित हो सकता है कि यहाँ पे बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आपको सेट किया मिल जाए। तो निश्चित रूप से 90% उम्मीद जो है जिसके क्वेश्चंस की, वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लाया गया। बात करें यहाँ पे दिवाली शब्द की, दिवाली जो है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिवाली यानी एक ही नाम हो सकता है, तो एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है, याद रखिएगा। काफी जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, एक प्रकार का क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट, तो यथेष्ट का जरा संधि विच्छेद कहने का मतलब होता है उसको तोड़ना, तोड़ के फिर से जोड़ देना। तो यथा जो इष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी में दिख रहा है। पहले तो हम यथा लिखेंगे, यथा प्लस इष्ट, अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यथेष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यथेष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, और काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ये भी उम्मीद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किसका जादू टूटता है। तो यहाँ पे उषा की जादू टूट जाता है जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है। किसका जादू टूट जाता है, उषा की, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। उषा की यहाँ पे जादू टूट जाती है जब सूर्य की रोशनी खिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, और काफी एमबीबीआई सवाल है ये। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को गेस करके लाया गया है हमारी तरफ से कि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में भी ये सवाल क्या होगा, पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उषा की है, किसका जादू टूट जाता है, तो उषा की। काफी बारी सवाल आपसे पूछे गए। चलिए, कहता है नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। नीलगाय जो है यहाँ पे, नीलगाय शब्द में कौन सा समास होता है, जरा बताइएगा। बात करें नीलगाय शब्द की प्यारे विद्यार्थी, क्रमधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास जो है नीलगाय शब्द में होता है। काफी बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा, काफी एमबीबीआई सवाल है और इंपॉर्टेंट भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, 24 नंबर सवाल का जवाब जो है याद करके रखना है। अगला नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। कहता है कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। काफी बार ये जो है नकलची जो है काफी बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। प्रत्यय की बात करें तो सबसे पहले इसका हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। नकल अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या है, कोई अर्थ है, नकल मतलब चोरी करना। अब प्लस ची, तो ये ची का कोई यहाँ पे क्या है, अर्थ नहीं बनता है, और ये लास्ट में आया इसलिए क्या है, प्रत्यय भी होगा। तो ची क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल ची जो होगा ये प्रत्यय होगा। बात करें यहाँ पे ची की, तो ये बिल्कुल
बिल्कुल प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा ची। काफी बार ये सवाल है पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। कहता है उसने कहा था कहानी के नायक बताइए। नायक कहने का मतलब क्या होता है? मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है? उसने कहा था कहानी का, तो हमने आपको बताया था 1915 में कहानी प्रकाशित किया गया था और इसका जो है कहानी के नायक जो है यानी मुख्य पात्र जो है लहना सिंह है, उनकी प्रेमिका एक होती है। उसके बाद बोधा सिंह, हजारा सिंह, आपको पता ही ये भी मुख्य पात्र के अंतर्गत ही आता है, जो कि अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो अपने प्रेमिका से एक ही सवाल को बार बार करती है कि तेरी कुरमाई हो गई। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का जो अर्थ होता है यहाँ पे मंगनी होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मंगनी, याद रखिएगा। क्या होता है? मंगनी होता है, याद रखिएगा। कुरमाई का अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो मंगनी होता है और कहानी का नायक तो लहना सिंह है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर अपकमिंग एग्जाम। कहता है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जर्मन लेफ्टन को यहाँ पे किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। यानी जर्मन जो था लेफ्टन, ये क्या किया था? इंडियन जो सैनिक था उसमें क्या किया था? घुस गया था उसके वर्दी पहन के। लेकिन यहाँ पे लेफ्टन साहब को लहना सिंह ने अच्छी तरह से पहचान लिया और अपनी बंदूक के जो पीछे वाले भाग होते हैं उससे मारते मारते उसको मार दिया था जर्मन लेफ्टन को। और पूछा जाएगा कि यहाँ पे लहना सिंह के बंदूक का नंबर क्या था? तो 77 था, याद रखिएगा। ये भी जो सवाल है काफी एमबीबीआई है और काफी बार ये पूछे गए कि लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के पद पर था यहाँ पे। और लहना सिंह के बंदूक का राइफल का नंबर क्या था? तो 77 था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कुरमाई शब्द का अर्थ बताइए। हमने अभी अभी आपको ये इसका जवाब बताया है, तो जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कुरमाई शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कुरमाई कूड़ा फेंकने की जगह घूरा। कुरमाई क्या होता है? कूड़ा फेंकने की जगह घूरा, क्या यही होगा? तो जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो अभी के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। लेकिन कुरमाई शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मंगनी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? मंगनी। तो ऑप्शन नंबर हम टोटल को काटेंगे, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है यहाँ पे जन्म जो है प्यारे विद्यार्थियों, जन्म स्थान आपसे पूछा गया है। तो ये जो है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पे ओम प्रकाश वाल्मीकि का यहाँ पे जन्म हुआ है। काफी एमबीबीआई सवाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। कहता है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह जो है किसका पोता था? बिल्कुल सुखदेव सिंह त्यागी का। सुखदेव सिंह त्यागी का क्या था? सुरेंद्र सिंह यहाँ पे पोता था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लाया गया है, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी फटाफट से आप लोग कर दीजिए। कहता है कि किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो ऐसा कौन से पाठ में किया गया है? तो रोज में। रोज मालती जो है यहाँ पे टाइम देखती है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। और ऐसे भी आपको पता है, आप लोग टाइम रोज देखते हैं तो रोज से याद रखिएगा। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ऐसा अगर शब्द आएगा यानी बजने वाली शब्द आएगा, यानी घंटा के बारे में बात किया जाएगा, तो रोज आप क्या करते हैं? घड़ी को देखते हैं। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एंड काफी लक्की क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। निश्चित रूप से आज की क्लास से 50 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट लाए गए हैं और सभी सवाल यहीं से पूछे जाने की संभावना है। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, हमने आपको बताया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हर एक क्लास में ये सवाल आपको कराया गया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है ये रोज शीर्षक यहाँ पे क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है रोज शीर्षक कहानी के क्या है? कहानीकार है। क्या है? कहानीकार है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, याद रखिएगा। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है प्यारे विद्यार्थियों की अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? अतिथि जो है मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? अतिथि किसको बोलते हैं? जो जानते नहीं है यानी पुराने रिश्तेदार है, यानी उनके क्या है? कोई रिश्तेदार ही है, तो अतिथि उसको बोलते हैं। तो अतिथि जो है मालती के यहाँ कैसे पहुंचे थे? तो पैदल पहुंचे थे। पैदल से चलते चलते वहां पे उनके घर पे पहुंचे थे। किसके घर पे? मालती के घर पे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा एंड एमबीबीआई सवाल भी आपके लिए ये होगा।
तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है कि सभी सवाल जो है 2024 के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थी आपसे पूछा जाएगा और निश्चित रूप से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस और आज का क्लास अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ आज का पीपीटी जो लाया गया आपके लिए वो अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है फटाफट से, और मैं ज्यादा से ज्यादा फास्ट कराने के यहाँ पे प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रहा है तो आपके पास सुविधा है, स्लो करके देखिए, आपके यहाँ पे यूट्यूब पे सारी सुविधा दिया गया है। जिसको सही लग रहा है वो इसी प्रकार देखिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम को आपको बचाना है अब, क्योंकि मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित हो सकता है। तो कहता है कि किसके करों की मोती तारों की तरह चमकता है। तो किसके करों की जो मोती है तारों की तरह, यहाँ तारों की तरह दिया गया चमकता है, तो ये जो है तारों का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुन्नी और मानक की माँ मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है। तो मुन्नी और मानक की माँ की जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या नाम है, बिस्नी है। क्या है, बिस्नी है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। मुन्नी और मानक, मानक जो है सैनिक रहता है और बॉर्डर पे क्या करता है प्यारे विद्यार्थी, बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए जाता है कौन, मानक। याद रखिएगा बिस्नी जो है इनका क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। मानक के बहन कौन है, मुन्नी है, ये भी याद रखिएगा। काफी कंफ्यूज इस सवाल में हो जाता है, लेकिन काफी बार ये ऑप्शन जो होता है राइट होता है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये सवाल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए, सिपाही की माँ कौन है, बताइएगा सिपाही की माँ यहाँ पे कौन है। तो सिपाही की माँ जो है बिसनदेई है। कौन है, बिस्नी, बिसनदेई जिसका पूरा नाम है। तो बिस्नी जो है यहाँ पे सिपाही की माँ है, याद रखिएगा। मानक जो है सिपाही है, ये भी याद रखिएगा। काफी बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सभी क्वेश्चंस आज की क्लास से इंपॉर्टेंट लाए गए हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, जय कृष्णमूर्ति के माता का नाम क्या था। माता पिता का दोनों का नाम पूछा गया है। तो जय कृष्णमूर्ति जो है प्यारे विद्यार्थियों, इनके माता का नाम क्या था, संजीवा था, और नारायण सिद्ध जो है इनके पिता के नाम था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। जय कृष्णमूर्ति के पुस्तक का नाम बताइए। जय कृष्णमूर्ति यहाँ पे कौन से पुस्तक लिखे हैं उसका नाम बताना है। तो बात करें द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, बिल्कुल इन्हीं का लिखा गया है। द ओनली रिवॉल्यूशन जो है इन्हीं का लिखा गया है। जय कृष्णमूर्ति नोटबुक जो है इन्हीं का लिखा गया है, यानी तीनों के तीनों लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और ये इसका पुस्तकें का नाम है, जो कि काफी बार ये सवाल आपके पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि जय कृष्णमूर्ति का यहाँ पे जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करें वो भी जय कृष्णमूर्ति का, तो ये जो है 12 मई 1895, 12 मई 1895 को यहाँ पे क्या हुआ था, जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। आप लोग हिंदी की एक चीज जरूर अभी तक फाइनल कर लीजिएगा, उनके लेखक के परिचय, माता पिता का नाम और कहाँ जन्म हुआ लेखक का, उनके जन्म तिथि और मृत्यु दोनों याद करके रखिएगा, काफी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न की क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में जो है स्वतंत्र रहना बहुत ही आवश्यक है। बचपन में क्या रहे, स्वतंत्र रहे, आपका माइंड क्या होगा, एकदम फ्री रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अभी भी आप एकदम स्वतंत्र रहे, सिर्फ स्टडी विथ रवि के साथ क्या करें, जुड़े रहे। आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये स्टडी विथ रवि का वादा। एकदम डिप्रेशन में नहीं जाना है और सिर्फ स्टडी विद रवि के जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको लगातार करते जाना है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। चलिए, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। चलिए, तो इस प्रश्न के क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा जो है प्यारे विद्यार्थियों, चुनौती को झेलने में क्या हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। काफी एमबीवीआई सवाल है एंड आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा लेखन प्रकार की रचना है। तो एक प्रकार का क्या है, डायरी साहित्य है। क्या है, एक प्रकार का डायरी साहित्य है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं और उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा और लेखन प्रकार का रचना है। तो एक प्रकार का डायरी है और साहित्य है। याद रखिएगा, निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो और यहाँ पे वॉइस क्वालिटी एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को पहुंच रही होगी। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो यहाँ पे लेखक है, ये मलिया जी है। कौन है, मलिया जी।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, मलियज है। काफी बार सवाल पूछे गए हैं, गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है 2024 के एग्जाम के लिए, और निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मलिक, यहाँ पे मलियज कौन है, मलियज है। मलिक मोहम्मद जायसी नहीं मारिएगा, मलियज मारिएगा, याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कहता है कविता संग्रह है, कविता संग्रह कैसी है बताइएगा। जख्म पर धूल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, या कविता का साक्षात्कार है। बात करें कविता संग्रह की, कविता संग्रह जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, जख्म पर धूल है। क्या है, जख्म पर धूल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी दोस्त भाई बहन दोस्तों के पास। एक बार जोर लगाइए कस के और शेयर कर दीजिए फटाफट से, लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दीजिए, ताकि आज का जो 50 नंबर सवाल है ये सभी स्टूडेंट कर सके और अपने एग्जाम की तैयारी में 90% की उम्मीद रख सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है जख्म पर धूल जो है प्यारे विद्यार्थियों कविता संग्रह है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। बात करें अरेवा परेवा की, यह उदय प्रकाश जी उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। बात करें अरेवा परेवा की उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो याद रखिएगा एक प्रकार की कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अरेवा परेवा याद रखिएगा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उदय प्रकाश का यहाँ पे कहानी संग्रह है अरेवा परेवा, याद रखिएगा, निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है तिरिच किस प्रकार की रचना है। तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है, बताइए जरा। तिरिच किस प्रकार की रचना है, बिल्कुल आधुनिक त्रासदी है। तिरिच जो है एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी है, और ये काफी छिपकली की तरह प्रजाति होती है और काफी विषाक्त होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। ये क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट होगा। और किसने लिखा है, उदय प्रकाश। किसने लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, उदय प्रकाश, याद रखिएगा। तिरिच को यहाँ पे लेखन किया है। तिरिच एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे लिखा गया एक प्रकार का क्या है, कहानी है, याद रखिएगा, और एक आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। कहता है कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त किया गया था, क्या 1971 में, 1972 में, 1973 में, या 1960 में, बताने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि कविता के नए प्रतिमान जो थे डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1971 को किया गया था। कब किया गया था, 1971 को किया गया था। काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और 1971 आपको यहाँ पे याद रखना है, निश्चित रूप से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, कहता है कि शमशेर सिंह बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर सिंह बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जरा बताइएगा। देहरादून में हुआ था, पटना में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, या दिल्ली में हुआ। बात करें शमशेर सिंह बहादुर सिंह का, शमशेर सिंह या बहादुर सिंह इन्हें बोलते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पे देहरादून में हुआ था। किनमें, देहरादून में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। काफी एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में सवाल सब छपेगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा सभी स्टूडेंट। पूछा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ये 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए जो है काफी एमबीबीआई सेशन था आपके लिए, और 50 क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। चलिए अधिनायक शीर्षक कविता की बात करते हैं। सब होना बचा हो रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये जो है यहीं से लिया गया है, याद रखिएगा। और आज का अधिनायक था तो प्यारे विद्यार्थियों आत्मकथा के विरुद्ध से लिया गया है। कहां से, आत्मकथा के विरुद्ध से, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और काफी बार सवाल पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता बताइए। तो प्रकृति में जो है उषा का वर्णन किया गया है, इसमें सूर्य का यानी बालू वाली मिट्टी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, सभी प्रकार के गोधुली का वर्णन किया गया है, गोधुली का भी वर्णन किया गया है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक से संबंधित है, और ये उषा में वर्णन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उषा में वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा।
आज का जो 50 नंबर सवाल है और जो सवाल है 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए प्यारे विद्यार्थियों काफी एमबीबीआई साबित होगा और इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके एक कमेंट जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम कुछ ही समय बाद 50 क्वेश्चंस को लेके जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर से 50 क्वेश्चंस हिंदी के ही आने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहे 3-4 दिन और।